हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा ईएमएफ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ठीक, मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज़ है ना। हालांकि इसमें क्या है बाबू, फ़र्क है, और वो फ़र्क हम लोग क्या करेंगे आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक, दूसरा जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना। तो ये दो टॉपिक आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और ये दो टॉपिक में से क्रिखॉफ्स लॉ पर ही ये टॉपिक क्या होगा बाबू, बेस्ट होगा। ठीक, तो चलिए तो हम लोग पहले शुरू करते हैं ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज से, बिना समय बर्बाद किए हुए। चलिए तो हमारा क्या है टॉपिक पहला, ईएमएफ वर्सेस वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स पर गौर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक दूसरा पॉइंट है बी, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है h हाइट। तो अगर हम बात करें कि ये वैक्यूम है, ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल। और चूंकि सिर्फ वन ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो इसके कारण हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा वो उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। और इसके कारण हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क करना होगा वो होगा mgh, है ना। और ये जो mgh वर्क करेंगे वो पूरा का पूरा वर्क कंजर्व रहेगा, ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और जब हम वहां से छोड़ेंगे तो ये वापस जो वर्क करेगा वो हो जाएगा mgh, है ना। अब हम बात करते हैं, सिचुएशन को चेंज करते हैं कि नहीं वैक्यूम नहीं है, यहाँ एयर मौजूद है। तो जब एयर मौजूद है तो जब आप कोई चीज़ को मूव करिएगा, लिफ्ट करिएगा या लिफ्ट डाउन करिएगा, तो जो एयर प्रेजेंट है वो एयर उसका रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा। और इसके कारण जब आप ऊपर ले जाइएगा तो ये अपोज करेगा। कौन? एयर आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अपोज करना पड़ेगा। तो अब दो गो अपोज कर रहा है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपोज कर रहा है और दूसरा एयर भी अपोज कर रहा है। इसके कारण आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में अब आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा mgh से। ठीक, क्यों? क्योंकि एयर अपोज कर रहा है। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो जो वर्क डन आपको मिलेगा वो mgh से कम मिलेगा। इसके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh था, तो इसको प्रैक्टिकली कितना वर्क करना चाहिए, mgh वर्क करना चाहिए। लेकिन एयर रेसिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एयर के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो ड्रैग लगता है, वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, तो वो लॉस हो जाता है। तो ये कुछ वर्क क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जो हमको वर्क मिलेगा वो लेस देन होगा क्या, mgh के, है ना। तो सिचुएशन क्या है बाबू कि जब एयर है तो हमको जो थियोरिटिकल वैल्यू है, आइडियल जो वैल्यू है mgh, उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जब ये नीचे आएगा तो हमको mgh से कम वर्क मिलेगा और कुछ वर्क किसमें लॉस हो जाएगा, एयर रेसिस्टेंस, है ना। सेम यही चीज सेल में होता है। सेम यही चीज किसमें होता है, सेल में। सेल में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो छोटा वाला होता है उसको बोलते हैं निगेटिव टर्मिनल। अब इन दोनों के बीच का जो ट्रू पोटेंशियल होना चाहिए, जो ट्रू पोटेंशियल होना चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं E, जो ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक, लेकिन जब हम चार्जिंग करते हैं यानी कि लिफ्ट करते हैं, लोअर पोटेंशियल से कहाँ ले जा रहे हैं चार्ज को, हायर पोटेंशियल पर, तो लोअर से हायर पर ले जाने के लिए हमको पंप करना पड़ेगा ना। पानी को अगर हम ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो हमको पंप करना पड़ेगा ना, अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये चीज तो हम कर रहे हैं वर्क। ठीक, तो जब लोअर से निगेटिव से इधर ले जाएंगे यानी जब हम चार्ज कर रहे होंगे, ठीक, तब हमको क्या करना होगा, तब हमको वर्क जो करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा
वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, ईएमएफ से। ठीक, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी जब चार्जिंग निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, ठीक, डिस्चार्जिंग में, तो जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब ये क्या होगा, वर्क हमको जो करके देगा यानी प्रैक्टिकल वैल्यू, वो क्या होगा बाबू, लेस देन होगा, पीडी जो होगा वो लेस देन हो जाएगा किससे, ईएमएफ से। तो यहां पर जो आपका मेजर्ड वैल्यू आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो क्या होता है बाबू, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है जब एयर रेसिस्टेंस ना रहे और यहाँ पर भी इंटरनल रेसिस्टेंस ना रहे। हम लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है, सेल एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें क्या होता है, बहुत अलग अलग टाइप से हम सेल को बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं अगर हम ड्राई सेल की बात करें तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उसमें आयन के मूवमेंट के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब है क्या कि आयन का मूवमेंट के दौरान भी तो अपोजिंग फोर्स लग सकता है, जो केमिकल्स है, जो बाकी सारा सराउंडिंग चीज़ है, वो उसको क्या कर सकता है, मूवमेंट को रोक सकता है, और इसके कारण एक इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और इस इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा कि जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो एक्चुअल वैल्यू जो होना चाहिए, थ्योरेटिकल वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इन दोनों पॉइंट के बीच का, उससे क्या आएगा, कम आएगा। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक, लेकिन जो ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच, टर्मिनल के बीच, उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। तो ईएमएफ क्या है, तो ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस है। ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू, जो ये एमजीएच है। लेकिन जब हम वर्क को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस केस में ज़्यादा आ जा रहा है और इस केस में कम आ जा रहा है। क्यों, एयर रेसिस्टेंस के इन्वॉल्वमेंट के कारण। ठीक, तो इसी चीज़ को हम लोग को क्या करना है, समझना है ना। तो हम लोग समझ गए कि जो ये ट्रू वैल्यू है, थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू है, उसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे, और जो मेजर्ड वैल्यू है जब हम मेजर करेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा सा कम आ सकता है, तो मेजर्ड वैल्यू को हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ लोग दोनों को एक ही समझ जाते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस फर्क क्या है, एक जो है वो क्या है, टर्मिनल्स के बीच का ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक जो है वो क्या है बाबू, मेजर्ड वैल्यू है, जो थोड़ा सा कम आता है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण। ठीक, तो चलिए, तो ईएमएफ लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, ट्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द terminal of cell is called EMF। और इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, या शॉर्ट में क्या बोलेंगे, EMF। ठीक, ये ट्रू वैल्यू है, जो टर्मिनल का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसका ट्रू वैल्यू है ये। ठीक, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण जो मेजर्ड वैल्यू आता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो अलग आता है, और उसको हम लोग वोल्टेज कह सकते हैं या फिर सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को डिफाइन कर लेते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ potential difference of the terminals of cell is may be slightly greater कब, during charging, जब हम क्या करेंगे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर चार्ज को ले जा रहे होंगे। ठीक, और मे बी स्लाइटली लेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब वो खुद डिस्चार्ज हो रहा होगा। हम समझा चुके हैं आपको, डिस्चार्जिंग देन द ट्रू वैल्यू, जो थियोरिटिकल वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू, दिस मेजर्ड
वैल्यू इज सिंपली कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, है ना। तो सेल का वोल्टेज क्या है बाबू, तो जो मेजर्ड वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, जो रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस के बाद जो हमको मिलेगा, जिसमें इंटरनल रेसिस्टेंस में कुछ वर्क लॉस होने के बाद जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है बिना लॉस हुए पहले, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है ईएमएफ और वोल्टेज। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ज़्यादा और कम होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है और इस सेल के एक इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ से करंट आई जाएगा और यहाँ से करंट हमको वापस मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। अब हमको पॉइंट ए और पॉइंट के बी के बीच हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वी ए बी, है ना। तो चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वी ए। अब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हो जाएगा माइनस ई, है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, क्रिकॉप्स लॉ पढ़ाएं, तो माइनस ई। अब यहाँ पर आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस आई आर, और आप कहाँ पर पहुँच जाइएगा, बी पर, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल बी का, ठीक। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई माइनस आई आर। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वी ए बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा बी, वो आ गया क्या, ई माइनस आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली आपको क्या आएगा, कम आएगा। कब, जब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव से करंट निकाल रहा है, ठीक। तो ये था कब हम लोग देख रहे थे, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक, जब क्या कर रहे होंगे, चार्ज कर रहे होंगे, ठीक। इसको आप लिख लीजिए, लिखने का तरीका बताए थे बाबू कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, सिंपल सा, ठीक। आपको उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान, तो चार्जिंग के दौरान क्या होता है कि करंट जो होता है उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये यहाँ से करंट जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल को मिलेगा और यहाँ से करंट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, वी ए। अब हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो हो जाएगा प्लस ई, है ना। और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं रेसिस्टेंस, तो हो जाएगा माइनस आई आर। ये भी माइनस ई हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो माइनस ई होता है, ठीक। और हमको मिल जाएगा वी बी, तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई और प्लस आई आर। तो जो डेल्टा भी आ जाएगा ए बी के बीच हो जाएगा ई प्लस आई आर। तो चार्जिंग के दौरान देखिए तो पोटेंशियल क्या है बाबू, ईएमएफ से ज़्यादा है ना पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डिस्चार्जिंग के दौरान पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है, ठीक। अगर करंट जीरो हो, जब ये जो सेल हो वो आइसोलेटेड हो, ना तो चार्ज हो रहा हो ना तो डिस्चार्ज हो रहा हो, वो उसको हम लोग आइसोलेटेड सेपरेट करके रखे हैं। एक सेल इज आइसोलेटेड, ठीक। तो जब सेल आइसोलेटेड होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब करंट जीरो हो जाएगा तो जो भी हो जाएगा डेल्टा भी वो रख दीजिए जीरो, तो किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सेल से करंट को ड्रॉन करिएगा उसका पोटेंशियल थोड़ा ड्रॉप कर जाएगा, और जैसे ही आप चार्ज करिएगा उसका पोटेंशियल थोड़ा सा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज थोड़ा बढ़ जाएगा ईएमएफ से, ठीक। और ये हम पढ़ाएं एक एग्जांपल में, कैसे समझाएं आपको बाबू, कि अगर एयर रेसिस्टेंस प्रेजेंट है तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, वो तो mgh होना चाहिए, ठीक। इसको हम लोग ईएमएफ बोलेंगे। लेकिन
एयर रेसिस्टेंस के कारण जब आप यहाँ से यहाँ पर जा रहे होंगे तो जो वर्क कर रहे होंगे वो वर्क आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एयर के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा वर्क हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा, किससे, mgh से। ठीक, इसका मतलब है कि जो मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, जो मेजर्ड करके आएगा, वो क्या आएगा बाबू, ईएमएफ से ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, यानी फॉल कर रहा होगा, अपने से जब गिर रहा होगा, तब क्या होगा, तब एयर रेसिस्टेंस उसका अपोज करेगा और इसलिए वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक, और इसलिए वर्क डन इस केस में लेस हो जाएगा mgh से, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा ईएमएफ से, जो आपको यहाँ समझाए हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा हो, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो mgh ही होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ के बराबर ही होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू के बराबर ही होगा। चलिए, तो हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं ईएमएफ और वोल्टेज के बीच। हमको उम्मीद है कि आप लोग को डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो बाबू, जैसे हम लोग रेसिस्टेंस को एक दूसरे से कंबाइन किए थे, वैसे हम लोग सेल को भी क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारे सेल है, तो हम 3 सेल लेते हैं। पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं ना। द टाइप ऑफ combination in which positive terminal of one cell is connected to negative terminal of other cell। ठीक, तो पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास ये एक सेल है, हर सेल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, तो इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। ठीक, तो सेल का पार्ट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये पॉइंट आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉइंट आपका निगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ तक सेल है ना। अब ये वाला निगेटिव है जो दूसरे सेल के किससे कनेक्ट होने वाला है, पॉजिटिव से कनेक्ट होने वाला है ना। और इसका जो निगेटिव है वो एक दूसरा सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होने वाला है। ये इस तरह से है ना। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। इसका ईएमएफ मान लेते हैं E2 है, इसका ईएमएफ E3 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है इंटरनल रेसिस्टेंस, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R3 है ना। और हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग लास्टली एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक रेसिस्टेंस कैपिटल R जोड़ देते हैं, लोड रेसिस्टेंस है ना। अब क्या होगा बाबू, ये आपको कुछ करंट यहाँ से आएगा ड्रॉ, मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर I करंट था। ठीक, तो यहाँ पर भी करंट I होगा, यहाँ पर भी करंट I होगा, यहाँ पर भी करंट I होगा, और यहाँ भी I करंट होगा। तो जितना करंट अंदर जाएगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर रिलीज होगा। ठीक, I उतना ही करंट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर भी उतना ही करंट I होगा। एक ही आर्म है, ठीक, सब जगह करंट का वैल्यू सेम होगा। अब एक ही लूप है तो क्रिकॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। और क्रिकॉफ्स लॉ क्या करता है कि किसी पॉइंट से चलना शुरू करिए, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ए से बी सी होते हुए कहाँ पहुँचना है, डी तक पहुँचना है, ए तक पहुँचना है वापस। ठीक, तो इन लूप ए बी सी डी ए में हम लोग बात करते हैं। ए से चलते हैं, तो ए से जब चलेंगे तो पहले हमको रेसिस्टेंस मिला, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा -IR,
देन आफ्टर फिर हमको एक रेसिस्टेंस मिला तो पोटेंशियल फिर ड्रॉप हो जाएगा -IR3। ठीक, और सेल मिला तो निगेटिव से पॉजिटिव जब आते हैं सेल में तो पोटेंशियल राइज होता है, तो हो गया E3। ठीक, फिर हमको एक रेसिस्टेंस मिला तो हो जाएगा -IR2, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ड्रॉप के लिए माइनस। और फिर हमको सेल मिला तो पोटेंशियल हो जाएगा राइज। और फिर हमको मिल गया एक रेसिस्टेंस तो हो जाएगा -IR1। और फिर हमको मिल गया सेल जो कि हो गया E1। और फिर हम पहुंच गए ए पर और सब मिला के हो गया 0, है ना। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा -I कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, माइनस कॉमन है। ठीक, और यहाँ पर हमारा इस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा E1 माइनस E2 और माइनस E3। ठीक, तो यहाँ पर हो गया -I इंटू R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू हो गया -E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें, ठीक, जैसे अगर हमको निकालना है I के लिए तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो हमारा I के लिए जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ EMF, हाँ ना, सारा सेल का EMF क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, सिग्मा 1 EMF 1 EMF 2 EMF 3, और अगर ज़्यादा है तो और ज़्यादा, जितना भी रहेगा सब ऐड होते जाएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा बाबू, ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R और प्लस समेशन ऑफ R1। तो इस केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए तो I बराबर होता है क्या, V इक्विवेलेंट और बाई R इक्विवेलेंट, है ना बाबू। ठीक, करंट बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट, टोटल रेसिस्टेंस, ये हो गया क्या, टोटल करंट के लिए। ठीक, तो इसका मतलब जो V इक्विवेलेंट हमारा हो गया वो हो गया समेशन ऑफ EMF ऑफ द ऑल सेल, तो सभी सेल के EMF का सम हो जाएगा। ठीक, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R और प्लस समेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो ये फॉर्मूला आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाता है वो हो जाता है सभी के जो वोल्टेज है EMF है उसका सम हो जाता है। जैसे ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट रहे तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 1.5 4.5 हो जाएगा ना। ठीक, अगर 6 गो रहता ऐसा सेल तो 9 हो जाता। तो इस तरह से, तो अगर हर सेल इक्वल वैल्यू का है, ठीक, if there are n identical cell, अगर n क्या है बाबू, आइडेंटिकल सेल है, तो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा V इक्विवेलेंट वो हो जाएगा n टाइम E, है ना, अगर आइडेंटिकल है तो। और जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R और प्लस n और इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ईच सेल। ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम आ जाते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सबका पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया जाता है और सभी का निगेटिव एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम अब देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है बाबू, द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन विच पॉजिटिव ऑफ ईच सेल is connected together at one point and negative of each cell is connected together at other point, है ना। ठीक, तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, है ना। तो फिगर में क्या है कि हम
ले लेते हैं, चलिए 3 सेल ले लेते हैं। एक सेल हो गया, एक और सेल हो गया, और एक और सेल हो गया। ये 3 सेल है। अब इस 3 सेल में सबका ये पॉजिटिव हो गया, इस एंड को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, और सभी का निगेटिव ये जो हो गया उसको हम लोग एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका ईएमएफ E1 है और रेसिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 है, रेसिस्टेंस R2 इंटरनल रेसिस्टेंस, इसका ईएमएफ E3 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R3 है, और इसके साथ एक हम लोड रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या है ना कि अब इसमें क्या है ना कि यहाँ से करंट चलिए I1 रिलीज हो रहा है, यहाँ से करंट रिलीज हो रहा है I2, और इससे करंट रिलीज हो रहा है I3। यहाँ पर आके टोटल करंट हो जा रहा है I, और ये करंट घूम के इधर जाएगा I, और फिर ये चला जाएगा I1, इधर I2, और इधर क्या I3। अब हमको क्या करना है, इसमें किरचॉफ लॉ लगाना है, तो लूप लॉ लगाते हैं, ठीक। चलिए, तो इन लूप हम लोग देखते हैं, तो हम लोग लूप शुरू करते हैं। तो A B C D E F है ना, ठीक। तो एक तो EF वाला हो गया, और एक D, अरे चलो छोड़ो, लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट लूप लगाते जाएंगे, हम बताते जाएंगे कि किधर किधर चलना है। तो हम पहले क्या करने वाले हैं कि ये जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है ना, इसके थ्रू जाने वाले हैं, है ना, ये। उसके बाद एक लूप बनेगा जो हमारा, वो ये वाला आर्म से बनेगा, और एक लूप हमारा बनेगा ये नीचे वाला से बनेगा, तो टोटल 3 लूप बनेगा, ठीक। 3 इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या है बाबू, चलिए इसमें, तो ये हो गया माइनस आई आर, माइनस क्या हो गया आई आर। अब यहाँ से आप गए तो ऊपर जाइएगा, तो ये भी आपको मिला एक रेसिस्टेंस, तो हो जाएगा माइनस I1 R1, क्योंकि इसमें करंट I1 है, ठीक, I1 R1, और फिर आपको मिल गया सेल प्लस E, और उस E1, और उसके बाद आप जहाँ थे वहाँ पहुँच गए, और हो गया आपका 0, ठीक। तो इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास जो I1 आएगा वो हो जाएगा आपका E1 माइनस IR, ठीक। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये माइनस I1 R1 है जो प्लस I1 R1 हो जाएगा, और अगर I1 निकालना है तो R1 से डिवाइड हो जाएगा, तो E माइनस R और बाई क्या हो जाएगा R1, तो यानी I1 बराबर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा E1 बाई R1 माइनस I और R बाई R1, है ना। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली सेम टाइप से दूसरा भी इक्वेशन बनेगा, ठीक, और दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा I2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा E2 बाई R2 माइनस I R बाई R2, और I3 जो आपका आ जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका E3 बाई R3 माइनस I R बाई R3। आप ये निकाल सकते हैं कैसे, सेम इक्वेशन बना के, यहाँ पर जैसे हम इसमें बनाए हैं ना, ये वाला बनाया है ना, ठीक, और इससे हम ये सॉल्व किए हैं, उसी तरह से इसमें जाइएगा तो हो जाएगा माइनस IR, ठीक, और जब इसमें जाइएगा तो हो जाएगा माइनस I2 R2, तो यहाँ I1 R1 की जगह पर क्या हो जाएगा I2 R2, और फिर क्या हो जाएगा सेल E2, और फिर जब आप जहाँ चले तो वहाँ पहुँच गए, यानी 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम I2 का वैल्यू लिखेंगे तो ये E1 जो है वो E2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर E2 आ गया था इक्वेशन में, जब आप इक्वेशन चेंज करके लिखिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा IR, और इसके साथ जो I2 के साथ R2 होता वो R2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। तो सारा चीज़ एक ही जैसा है, आइडेंटिकल है, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, चूंकि सेम काम करना था इसलिए हम नहीं किए, यहाँ पर लिख लेते हैं सिमिलरली, ठीक। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बाबू, I1 प्लस I2 प्लस I3,
I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, इस साइड वाला, तो इस साइड वाला हो जाएगा I1 R1, I2 R2 और I3 R3, ये सब सम होगा। तो हो जाएगा I1 R1 प्लस E1 R1 E2 R2 E3 बाई R3, ये सब प्लस हो गया ना सारा। उसके बाद क्या हो गया बाबू, माइनस, ठीक। और माइनस ये हो जाएगा आपका I R बाई R1, फिर माइनस I R बाई R2 और फिर माइनस I R बाई R3, ये आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा बाबू, नेट करेंट I हो जाएगा। तो ये हो गया I और इक्वल टू क्या हो गया, E1 R1 का सम ऑफ EI RI, जय वो रहेगा, 3 है तो 3 बार किए, 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे, और फिर हो जाएगा माइनस IR और हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ, ठीक, 1 बाई R1 1 बाई RI, है ना। I बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक। अब ये वाला पार्ट को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा I और प्लस IR और इंटू सिग्मा 1 बाई RI बराबर हो जाएगा सिग्मा EI बाई RI, है ना। इसको आगे और भी हमको सॉल्व करना है, तो हमको और जगह चाहिए, तो हम जगह थोड़ा बना लेते हैं इस तरह से, ठीक। अब इसमें से I तुम कॉमन ले सकते हो, तो जब I कॉमन लोगे तो हो जाएगा 1 और प्लस R इंटू समेसन 1 बाई R और इज इक्वल टू कितना हो गया, समेसन EI बाई RI। तो जो I का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा समेसन EI बाई RI और डिवाइडेड बाई 1 प्लस R इंटू समेसन 1 बाई R। ये हमारा टाइम हमसे पूछा जाता है कि इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा समेसन EI RI और बटा समेसन 1 बाई RI, है ना। और अगर पूछेगा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा तो होगा R प्लस 1 बटा समेसन 1 बाई RI, है ना, ये चीज। तो ये दो बात आपको याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होता है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होता है, ठीक। और टोटल करंट निकालना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए बाय, मिलते हैं अगले दिन।